लीप ईयर में एना अपने बॉयफ्रेंड को लीप डे पर प्रपोज करने निकलती है, लेकिन यात्रा में रुकावट आ जाती है और वह एक छोटे गांव में फंस जाती है। वहां उसकी मुलाकात डेक्लन नाम के इनकीपर से होती है और मजबूरी में दोनों साथ सफर शुरू करते हैं। इस दौरान उनके बीच नोकझोंक, हंसी मजाक और एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। हमारी कहानी बोस्टन से शुरू होती है, जो एक व्यस्त और सुंदर शहर है। यहाँ हम मिलते हैं एना ब्रैडी से, जो अपने काम में बेहद परफेक्शन वाली और सफल रियल एस्टेट स्टेजर है। उसका काम होता है घरों को इतना खूबसूरत बनाना कि वो जल्दी बिक जाएं, और वो यह काम बेहतरीन तरीके से करती है। एना की जिंदगी भी बाहर से परफेक्ट लगती है। उसका एक लंबे समय का बॉयफ्रेंड है, जेरेमी, जो एक सर्जन है, लेकिन वो चीजों का ज्यादा शौकीन है और ज्यादा भावुक नहीं है। दोनों एक महंगे नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। 4 साल साथ रहने के बाद भी जेरेमी ने अभी तक प्रपोज नहीं किया। जेरेमी एना से कहता है कि उसने एक खास डिनर प्लान किया है और उसे एक खूबसूरत गिफ्ट भी देगा। एना थक चुकी है इंतजार करके और उम्मीद करती है कि आज वो अंगूठी देकर उसे प्रपोज करेगा। वो तो अपनी नेल्स भी बनवा लेती है ताकि रिंग अच्छी लगे, लेकिन फैंसी डिनर पर जेरेमी उसे बस डायमंड की इयररिंग्स देता है। एना मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट जाता है। उसका सपना फिर अधूरा रह जाता है। बातचीत के दौरान जेरेमी बताता है कि उसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए डबलिन जाना है, जो उसके करियर के लिए जरूरी है। एना को एक पुरानी आयरिश प्रथा याद आती है, बैचलर्स डे। इस रिवाज के मुताबिक 29 फरवरी यानी लीप डे पर लड़कियां लड़कों को प्रपोज कर सकती हैं। एना इसे इशारा मानती है। वो तय करती है कि अब और इंतजार नहीं करेगी और खुद डबलिन जाकर जेरेमी को प्रपोज करेगी। लेकिन किस्मत के अपने प्लान होते हैं। सफर के दौरान एक बड़ा तूफान आता है और उसकी फ्लाइट डबलिन की जगह कार्डिफ, वेल्स में उतरती है। एना जिद्दी होती है, वो रुकना नहीं चाहती। वो एक छोटी नाव किराए पर ले लेती है ताकि आयरिश सी पार करके डबलिन पहुंच सके। लहरें बहुत तेज होती हैं और नाव जोर से हिलती है, लेकिन आखिर में नाव उसे डबलिन नहीं बल्कि एक छोटे से समंदर किनारे वाले गांव डिंगल में उतार देती है। भीगी हुई, गुस्से में और परेशान एना एक छोटे से आयरिश पब में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है डेक्लन ओकैलाहन से। डेक्लन एक तुनक मिजाज और ताना मारने वाला पब मालिक है, जिसकी जिंदगी एना की चमकदार दुनिया से बिल्कुल उलट है। उसका पब आर्थिक मुश्किलों में फंसा है और उसे एना का शहर वाली अकड़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। एना घबराहट में उसे 500 यूरो ऑफर करती है कि वो उसे डबलिन तक छोड़ दे। पहले तो डेक्लन मजाक उड़ाते हुए मना कर देता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह पैसा उसके पब को बचा सकता है, तो वो अनिच्छा से मान जाता है। और शुरू होती है उनकी टेढ़ी मेढ़ी रोड ट्रिप, एक अजीब जोड़ी जिसे किस्मत ने साथ बांध दिया है। उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। थोड़ी देर बाद गायों का झुंड सड़क रोक देता है। एना चिढ़कर कार से उतरती है उन्हें हटाने के लिए, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। वो सीधे गाय के गोबर पर पैर रख देती है। वो उसे साफ करने की कोशिश में कार पर झुकती है और तभी कार ढलान से लुढ़कते हुए सीधे पानी से भरी खाई में जा गिरती है। अब उनके पास कार भी नहीं रहती। कार न होने पर दोनों को पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में 3 अजीब से लोगों वाला एक वैन रुकता है। डेक्लन उसे सावधान करता है कि इन पर भरोसा मत करो, लेकिन एना उम्मीद में अपना सूटकेस उन्हें देकर वैन में बैठ जाती है। बड़ी गलती। वो लोग सूटकेस लेकर भाग जाते हैं और एना को सिर्फ डेक्लन की मैंने कहा था वाली नजर मिलती है। डेक्लन मदद करने के लिए बाद में उन चोरों को ढूंढ निकालता है और एक रोड साइड पब में लड़ाई होती है। हंगामे में डेक्लन एना का सूटकेस वापस ले आता है। पहली बार एना उसके अंदर का अलग रूप देखती है, सिर्फ व्यंग्य करने वाला नहीं, बल्कि कोई जो सच में किसी की रक्षा कर सकता है। रात होने पर वो दोनों एक शांत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। टाइम पास करने के लिए वो एक खेल खेलते हैं, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए और सिर्फ 60 सेकंड हो तो तुम क्या उठाओगे। एना व्यावहारिक चीजें बताती है, जैसे उसका लुई वुइट्टो वाला बैग, जबकि डेक्लन मुस्कुराकर कहता है कि वो बस अपने पास खड़ी इस जिद्दी लड़की को उठा लेगा। एक पल के लिए दोनों के बीच कुछ चमकती है, कुछ ऐसा जो दोनों महसूस तो करते हैं पर मानना नहीं चाहते।
बातों में खोए हुए वो दोनों आखिरी ट्रेन भी मिस कर देते हैं। मजबूरी में फिर पैदल चलते हैं और रास्ते में टिप्रेरी में एक छोटा सा बेड एंड ब्रेकफास्ट मिलता है। वहाँ के मालिक बहुत सख्त और पुराने जमाने वाले होते हैं, इसलिए कमरा पाने के लिए एना और डेक्लन झूठ बोलते हैं कि वो शादीशुदा हैं। अंदर जाते ही माहौल अजीब हो जाता है। एक छोटा सा कमरा होता है और उसमें सिर्फ एक ही बिस्तर। डिनर पर जब बाकी जोड़ों के साथ बैठते हैं तो मालिक सबको अपने पार्टनर को प्यार से किस करने को कहते हैं। शर्माते हुए एना और डेक्लन पास आते हैं। जो चीज मजबूरी में शुरू होती है वो धीरे से सच्ची और नरम महसूस में बदल जाती है, दोनों के लिए अजीब और उलझन भरी। रात को वही एक बिस्तर शेयर करते हुए पीठ टिकाकर उल्टी दिशाओं में लेटे एना पहली बार डेक्लन को अलग नजर से देखती है। हाँ, वो चिढ़ाने वाला है, लेकिन वो बहादुर, दयालु और अनजाने में बहुत प्यारा भी है। डेक्लन भी एना की चमकदार बाहरी पर्सनैलिटी के पीछे की उसकी जिद और हिम्मत देखना शुरू कर देता है। यहीं से उनकी यात्रा बदलने लगती है। जो सफर सिर्फ 500 यूरो के सौदे से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे कुछ गहरा रूप लेने लगता है। दोनों को अभी एहसास नहीं है, लेकिन आयरलैंड का यह अनचाहा सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगली सुबह बेड एंड ब्रेकफास्ट में उठते ही दोनों के बीच हल्की अजीब सी चुप्पी होती है। पिछली रात वाला किस अब भी उनके दिमाग में गूंज रहा होता है। दोनों जताते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन नजरें मिलते ही सब कुछ कह देती हैं। सफर फिर शुरू होता है। एना का ध्यान अभी भी डबलिन और जेरेमी पर है, जबकि डेक्लन अपने बढ़ते लगाव को छुपाने के लिए मजाक और ताने मारता रहता है। उनकी नोकझोंक अब एक लय बन जाती है। एना उसकी बेतरतीब जिंदगी पर तंज कसती है और डेक्लन उसकी चमचमाती शहर वाली आदतों का मजाक उड़ाता है। लेकिन इन तानों के नीचे एक अजीब सी नरमी उगने लगती है। उनका सफर फिर रुक जाता है जब जिस ट्रेन में वो बैठते हैं वो तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में ही रुक जाती है। एना घबरा जाती है कि वो समय पर डबलिन नहीं पहुंच पाएगी। डेक्लन अपने सूखे अंदाज में उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर चीज के लिए भागना जरूरी नहीं होता, जल्दीबाजी हमेशा खुशी नहीं देती। उसकी बात एना को चुभती है, लेकिन वो सोच में भी पड़ जाती है, क्या वो सच में उसी चीज की तरफ भाग रही है जो उसका दिल चाहता है, या बस इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसे वही चाहिए। कुछ देर बाद उन्हें एक शाही आयरिश शादी मिलती है, जहां उन्हें गलती से कपल समझकर अंदर बुला लिया जाता है। वहां का संगीत, नाच गाना और लोगों की गर्मजोशी एना का मूड हल्का कर देती है। डेक्लन उसे डांस फ्लोर पर खींच लेता है और पहली बार एना खुद को खुला छोड़ देती है, हंसते हुए, घूमते हुए, पल का मजा लेते हुए। उनकी नजरें मिलती हैं और कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम जाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। डेक्लन अपने दिल की दीवारें खोलता है और बताता है कि कभी उसकी भी मंगनी हुई थी, लेकिन लड़की ने उसे धोखा दिया। उसका व्यंग्य और सख्त रवैया दरअसल खुद को टूटने से बचाने का तरीका है। एना चुपचाप सुनती है, उसका दिल पिघलने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता और वो डेक्लन के लिए कुछ महसूस करने लगती है। अगले दिन सफर में चलते चलते उन्हें एक खूबसूरत किले जैसा होटल दिखता है। डेक्लन मजाक में कहता है कि प्रपोज करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। वो घुटने पर बैठकर नाटक में प्रपोज करने का ड्रामा करता है। एना हंसती है, लेकिन उस पल में कुछ सच जैसा महसूस होता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि अगर ये प्रपोजल डेक्लन का सच में होता तो। ये सोचकर वो खुद ही घबरा जाती है और तुरंत उसे नजरअंदाज कर देती है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, डेक्लन अचानक दूर हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ किसी और को प्रपोज करने आई है। उसका दिल और उसका स्वाभिमान आपस में लड़ते हैं। वो एना को चाहता है, लेकिन वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। आखिरकार कई दिनों की भागदौड़, खोया सामान, टूटी कार और अनचाही घटनाओं के बाद वो डबलिन पहुंच जाते हैं। होटल के बाहर जहां जेरेमी ठहरा है, एना और डेक्लन चुप खड़े रहते हैं। उनके बीच एक भारी सी खामोशी होती है। वो उसका सूटकेस वापस देता है और बनावटी मुस्कान के साथ उसे शुभकामनाएं देता है। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। दोनों जानते हैं कि यह अलविदा उतना आसान नहीं है जितना होना चाहिए था। डेक्लन मुड़कर चला जाता है। होटल के अंदर एना जेरेमी से मिलती है।
उसकी खुशी के लिए जेरेमी प्रपोज करता है, लेकिन बहुत औपचारिक और सूखे अंदाज में। एना थोड़ी हैरान होती है, लेकिन खुद को समझाकर हाँ कह देती है, सोचते हुए कि वो यही चाहती थी। लेकिन जल्दी ही सब साफ होने लगता है। सगाई पार्टी में एना नोटिस करती है कि जेरेमी में किसी तरह का जुनून या प्यार नहीं है। वो बस दिखावे और स्टेटस में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। उनके दोस्त पूछते हैं कि इतनी जल्दबाजी में सगाई क्यों की, तो जेरेमी कहता है कि अपार्टमेंट का डील अच्छा था, लेकिन उसे सिर्फ शादीशुदा या शादी करने वाले जोड़ों को दिया जाना था, इसलिए उसने प्रपोज किया। ये सुनकर एना और भी असंतुष्ट हो जाती है। फिर अचानक फायर अलार्म बजता है और एना को वो सवाल याद आता है जो उसने और डिक्लन ने खेल के समय पूछा था, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड हो तो तुम क्या बचाओगे। जेरेमी बिना सोचे अपना लैपटॉप उठा लेता है। एना स्तब्ध रह जाती है। उसी पल डेक्लन का जवाब उसकी याद में गूंजता है। उस एक पल में एना सच समझ जाती है, उसे एक सुरक्षित और हिसाब किताब वाली जिंदगी नहीं चाहिए। उसे हंसी, जुनून और रोमांच चाहिए, वो सब जो उसे डेक्लन के साथ मिला था। दृढ़ होकर वो जेरेमी से सगाई तोड़ देती है। दिल टूटा होता है, लेकिन अब उसे पता है कि वो क्या चाहती है। वो डिंगल लौटती है, उम्मीद करते हुए कि डेक्लन मिल जाए। अपने पब में डेक्लन के सामने खड़े होकर वो हिम्मत जुटाती है और अपना दिल खोलकर सब कह देती है। वो कहती है कि उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो एक सजे हुए घर की तरह पूरी तरह परफेक्ट लगे। उसे एक असली जिंदगी चाहिए, थोड़ी बिखरी हुई, अनपेक्षित लेकिन सच्चे प्यार से भरी हुई। डेक्लन अब भी सतर्क होकर सुनता है। एना को लगता है कि शायद उसने गलती कर दी। वो जाने लगती है, तभी डेक्लन उसे रोक लेता है। वो मान लेता है कि जिस पल एना उसके पब में दाखिल हुई थी, उसी पल से वो उससे प्यार करने लगा था। और फिर आयरलैंड की ऊंची चट्टानों पर पीछे गरजते समंदर के बीच डेक्लन उससे कहता है कि वो रुके, एक दिन के लिए नहीं, किसी परंपरा के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। एना खुशी से भावुक होकर तुरंत हाँ कह देती है। उनका किस सब कुछ तय कर देता है। एक सफर जो किसी और को प्रपोज करने की जल्दबाजी से शुरू हुआ था, वो खत्म होता है एना के सच्चा प्यार पाने पर, वहाँ जहाँ उसने कभी सोचा भी नहीं था। लीप ईयर सिर्फ प्रपोजल वाली रोमांटिक फिल्म नहीं है। ये सिखाती है कि प्यार को तय तारीखों और प्लानों में नहीं बांधा जा सकता। कई बार जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें तभी मिलती हैं जब हमारे बनाए हुए प्लान टूट जाते हैं और किस्मत हमें वहीं ले जाती है जहां हमें सच में होना चाहिए।